मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप पूर्व की क्लास में संधि को पढ़ रहे थे और अगर आप कर्मोक्त क्लास देखेंगे तो आपको बखूबी संधि समझ में आएगी। ठीक है ना। अब उसी के आगे जहां तक कल आपका बिंदु हो चुका था, जहां पे आपका बिंदु कल छोड़ा गया था, उसी बिंदु के आगे हम कर्मोक्त बढ़ने का प्रयास करते हैं। और आप देखिएगा, अच्छे से आप अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे और क्रमबद्ध वीडियो देखते चलेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है ना। लेकिन अगर बीच से देखेंगे और बीच से अगर ऐसा करते रहेंगे तो समस्या थोड़ी बहुत आ सकती है। ठीक है ना। तो इधर देखिएगा, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? संधि को पढ़ रहे थे। किसे पढ़ रहे थे? संधि को पढ़ रहे थे। और संधि में हमने देखा था, जब स्वर से स्वर का योग होता है, स्वर से स्वर का योग होता है तो हमें स्वर संधि प्राप्त होती है। कौन सी संधि प्राप्त होती है? पहली संधि कौन सी प्राप्त होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। उसके बाद जब स्वर से व्यंजन का योग होता है, या फिर व्यंजन का स्वर से योग होता है, स्वर से योग होता है, या फिर व्यंजन का व्यंजन से योग होता है, व्यंजन का व्यंजन से योग होता है, तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? हमें व्यंजन संधि प्राप्त होती है। यानी दूसरी संधि आपकी आती है व्यंजन संधि। कौन सी आती है? व्यंजन संधि प्राप्त होती है। उसके बाद हमने देखा था, यदि विसर्ग का योग किससे हो? स्वर से हो। किससे हो? स्वर से हो। यदि विसर्ग का योग किससे हो? व्यंजन से हो। विसर्ग का योग किससे हो? व्यंजन से हो। तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? तो हमें विसर्ग संधि प्राप्त होती है। कौन संधि प्राप्त होती है? विसर्ग संधि प्राप्त होती है। यानी कि हमारे संधि के कितने भेद थे, कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना। यानी स्वर से स्वर का योग होता है, हम स्वर संधि पढ़ते हैं, प्राप्त करते हैं। और स्वर के बाद व्यंजन का योग होता है, व्यंजन के बाद स्वर का योग होता है, व्यंजन के बाद व्यंजन का अगर योग होता है तो हमें व्यंजन संधि प्राप्त होती है। और विसर्ग के बाद अगर स्वर संधि आती है, क्या विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है, विसर्ग के बाद व्यंजन आता है, तो हमें विसर्ग संधि प्राप्त होती है। ठीक है ना। उम्मीद इतनी बातें समझ चुके होंगे। और हम चर्चा किस पे कर रहे थे, किस बिंदु पे हम चर्चा कर रहे थे? स्वर से स्वर का योग करवा रहे थे और हम स्वर संधि पे चर्चा कर रहे थे। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से होते हैं, इसे हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, यानी कि जब स्वर से किसका योग हो? स्वर का योग हो। किसका हो? स्वर का योग हो। तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? कौन सी संधि प्राप्त होती है? तो हमें स्वर संधि प्राप्त होती है। कौन सी होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? स्वसंधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से स्वर संधि होती हैं, कौन कौन से स्वर संधि कहलाते हैं, इसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। यानी कि अब देखिएगा, पहली संधि आपकी है जिसे हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद दूसरी संधि आपकी आती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। उसके बाद तीसरी संधि आपकी आती है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अगली संधि आपकी आती है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। अगली संधि आपकी आती है अयादि स्वर संधि। कौन सी आती है? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। यानी कि जब हम संधि पढ़ रहे थे तो हम किन किन बिंदु पे चर्चा कर चुके थे? हम दीर्घ स्वर संधि पे चर्चा कर चुके थे, गुण स्वर संधि पे चर्चा कर चुके थे, और वृद्धि स्वर संधि पे चर्चा कर चुके थे। और पूर्व की क्लास में हम किस संधि पे चर्चा कर रहे थे? यण स्वर संधि पे चर्चा कर रहे थे। अब हम यण स्वर संधि
पढ़ने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो हमने देखा था दीर्घ स्वर संधि होता कहाँ पे, सजाती स्वरों का जब योग होता है और वह हो जाता है दीर्घ, यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ या दीर्घ री आता है, तो वहां क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। और गुण स्वर संधि में अगर ए, ओ और अर आता है तो वहां कौन संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। क्या होती है, गुण स्वर संधि होती है। और वृद्ध स्वर संधि में अगर अ और औ आता है तो वहां कौन संधि होती है, वृद्ध स्वर संधि होती है। और हम स्वरों का ही योग करवा रहे थे और स्वरों का आपस में ही तालमेल करवा रहे थे, और जब स्वर का स्वर से योग होता था जो हमें प्राप्त होता था और जिस संधि के नियम पर बैठता था वही संधि होती थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, यण स्वर संधि पढ़ने का प्रयास करेंगे। कौन संधि पढ़ने का प्रयास करेंगे, यण स्वर संधि पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा, इधर देखिएगा, स्वर से स्वर का योग, स्वर से स्वर का योग कराने पे हमें कौन संधि प्राप्त होती है, स्वर संधि प्राप्त होती है। कौन सी होती है, स्वर संधि प्राप्त होती है। और उसके बाद स्वर संधि में हम क्या पढ़ रहे थे, यण स्वर संधि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, जो आपका कौन सा भेद है, यानी कि चौथे नंबर की संधि, यानी कि कौन संधि, यण स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक ना। और हमने कहा था स्वरों का ही योग कराना है, तो यानी कि स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। ह्रस्व, दीर्घा, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक ना। ये हमारे 11 स्वर हैं। तो हमने जब आ का योग कराया था हमें दीर्घा प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, दीर्घा प्राप्त हुआ था। ई का योग कराया था हमें दीर्घी प्राप्त हुई थी। उ का योग कराया था हमें दीर्घु प्राप्त हुआ था। री का योग कराया था हमने दीर्घ री प्राप्त हुई थी। यह दीर्घ स्वर संधि का नियम था, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने आ का योग ई से कराया था हमें ए प्राप्त हुआ था। जब आ का योग उ से कराया था हमें ओ प्राप्त हुआ था। जब आ का योग हम री से करवाए थे तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, अर प्राप्त हुआ था। यह संधि किसका नियम था भैया, गुण स्वर संधि का नियम था, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने ए और हमने जब ह्रस्व दीर्घा का योग किससे कराया, ए ऐसे कराया। किससे कराया, ए ऐसे कराया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, ऐ प्राप्त हुआ था। उसके बाद हमें ह्रस्व और दीर्घा के योग ओ औ से कराया था, हमें औ प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, औ प्राप्त हुआ था। तो यह वृद्धि स्वर संधि का नियम था। किसका था, वृद्धि स्वर संधि का नियम था। अब हम देखने वाले हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं और किसे देखने वाले हैं, ठीक ना। अब हम देखने वाले हैं यण संधि का पहला नियम, नियम नियम 1 किसका भैया, यण स्वर संधि का, ठीक है ना। अब यण स्वर संधि का पहला नियम हम देखेंगे तो पहला नियम कहता क्या है, अब इसे हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। यानी कि यदि ह्रस्वी दीर्घी के बाद, यदि ह्रस्वी दीर्घी के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि ह्रस्वी दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर योग करता है। किसके बाद, यदि ह्रस्वी दीर्घी के बाद कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर योग करता है तो ह्रस्वी दीर्घी किस में परिवर्तन हो जाएंगी, या में परिवर्तन हो जाएंगी। किस में परिवर्तन हो जाएंगी, या में परिवर्तन हो जाएंगी। और जो भिन्न स्वर योग करेगा, क्या, जो भिन्न स्वर योग करेगा उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। यानी कि ह्रस्वी दीर्घी के बाद, ह्रस्वी दीर्घी के बाद, ह्रस्वी दीर्घी के बाद कोई भी भिन्न स्वर या असमान स्वर, भिन्न स्वर योग करता है, योग करता है या आता है, योग करता है या आता है, तो ह्रस्वी दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाएंगी, ह्रस्वी दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाएंगी, किस में, या में, स्वर रहित या में परिवर्तन हो जाएंगी। प्लस जो इधर आपकी भिन्न स्वर आएगा, प्लस जो इधर आपका भिन्न स्वर आएगा उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यानी कि भिन्न स्वर का तात्पर्य है कि ई के बाद ई नहीं आनी चाहिए।
ई के बाद ई नहीं आनी चाहिए, और बाकी 9 स्वर चाहे जो योग कर ले। स्वर रहित या के बाद आ योग कर ले, दीर्घ आ योग कर ले, ह्रस्व योग कर ले, दीर्घ योग कर ले, री योग कर ले, ए ओ औ कोई भी स्वर योग कर ले, कोई भी स्वर योग कर ले। यानी किसके के बाद? ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी समान स्वर नहीं आना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए। उसके बाद 9 स्वरों में से कोई भी स्वर योग करता है तो ई किस में परिवर्तन हो जाती हैं? या में परिवर्तन हो जाती हैं। प्लस जो स्वर आता है उसकी क्या लग जाती है? मात्रा लग जाती है। कल्पना करिएगा, देखिएगा ह्रस्व आ सकता है, दीर्घ आ सकता है, ह्रस्वी आ सकती है, दीर्घी आ सकती है, ह्रस्व आ सकता है, दीर्घ आ सकता है, ठीक ना। इसको हटा दीजिए, ई नहीं आनी चाहिए। क्या? ई नहीं आनी चाहिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। इधर फिर से देखिएगा, यानी कि ह्रस्व दीर्घी किस में परिवर्तन हो जाएंगी? या में परिवर्तन हो जाएंगी। और उसके बाद भिन्न स्वर कौन कौन से आ सकते हैं? उ आपका आ सकता है, दीर्घ उ आ सकता है, री आ सकता है, ठीक ना, ए आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, और औ आ सकता है। यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आएगा उसकी क्या लग जाएगी? मात्रा। मान लीजिए या स्वर रहित है, प्लस इधर देख लीजिए, कल्पना करिएगा, कुछ देर के लिए कल्पना करिएगा। मान लीजिए आपका उ आ गया भिन्न स्वर में, क्या आ गया? उ आ गया। अब स्वर रहित या प्लस उ को अगर जोड़ दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें यू प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें यू प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके बाद कल्पना आप कर लीजिए, स्वर रहित या के बाद कल्पना करिएगा आप लोग, दीर्घ आ जाता है तो हमें पूरा या प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? या प्राप्त हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, यण स्वर संधि का जो पहला नियम कहता है कि ह्रस्व दीर्घी के बाद कोई असमान या भिन्न स्वर आता है तो ह्रस्व दीर्घी या में परिवर्तन हो जाती हैं, और जो भिन्न स्वर आता है, जो भिन्न स्वर योग करता है, उसकी क्या लग जाती है? मात्रा लग जाती है। उसकी क्या लग जाती है? मात्रा लग जाती है। और जो मात्रा लग जाती है तो क्या होता है? समान स्वर नहीं आने चाहिए, नहीं ई के बाद ई नहीं आने चाहिए। 9 स्वरों में से कोई भी स्वर आएगा, जैसे आपने देखा स्वर रहित या के बाद उ आ रहा तो यू हो जा रहा, स्वर रहित या के बाद दीर्घ आ रहा तो या हो जा रहा ना। तो ऐसा परिवर्तन होता है, ठीक है ना। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। अब इधर देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपकी संधि आती है अति प्लस अधिक, क्या आती है? अति प्लस अधिक आ जाती है। क्या आ जाती है? अति प्लस अधिक आ जाती है, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, अति प्लस अधिक में देखिएगा, जब इसे आप ता को स्वरहित करेंगे तो आपके समक्ष उपस्थित ह्रस्वी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ह्रस्वी आपके सामने आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ह्रस्वी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद आप देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब ये ह्रस्वी आ जाएगी, इधर फिर आपका आ जाएगा ह्रस्व आ प्लस धिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धिक आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा बात को, यानी कि ह्रस्वी के बाद क्या आ रहा है? आपका भिन्न स्वर क्या योग कर रहा है? ह्रस्व आ योग कर रहा है ना। क्या कर रहा है? ह्रस्व आ योग कर रहा है। और दो पदों में संधि होती है, पूर्व पद में और पर पद में, यानी कि उत्तर पद में। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में होती है, क्या होती है? अंतिम वर्ण में होती है। और पर पद या उत्तर पद के पहले वर्ण में संधि होती है, यानी कि दोनों का क्या होता है? योग होता है। दोनों क्या होता है? योग होता है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का पहले वर्ण में क्या होता है? योग होता है। और योग होने के बाद क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। और जब विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? संधि का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? संधि का नाम देते हैं। और पहला नियम आपका यण स्वर संधि का है, ह्रस्व दीर्घ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, ई किस में परिवर्तन हो जाती है? या में परिवर्तन, यानी स्वर रहित या में परिवर्तन हो जाती हैं। अब आपका देखिएगा ई किस में परिवर्तन हो जाएगा? ई आपका किस में परिवर्तन हो जाएगा? इसे देखने का हम प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? इसे देखने का हम प्रयास करेंगे। ई आपका किस में परिवर्तन हो जाएगा? स्वर रहित या में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा? स्वर रहित या में परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद जो भिन्न स्वर आएगा उसकी क्या लगेगी? मात्रा लगेगी। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे, प्लस इधर जो पद है उसको ऐसे यथा स्थिति रख दीजिए, ठीक ना। यथा स्थिति आप रख दीजिए।
अब इसके बाद इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें पूरा या प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या प्राप्त हो जाएगा। इधर देखिएगा स्वर रहित ता है तो यहाँ आधा ता आ जाएगा, इधर आ है आपका आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिएगा अधिक है तो आपका क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा। क्या आपका संधि मिल जाएगा, मतलब शब्द क्या मिल जाएगा? अत्यधिक मिल जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी सभी को। ऐसे आपके एक शब्द आता है यदि प्लस अपि। क्या आता है? यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि आता है। क्या आता है? यदि प्लस अपि आता है। तो यहाँ पे देखिएगा यदि प्लस अपि में जब आप दा को स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ क्या आ जाएगा? ह्रस्वी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ह्रस्वी आ जाएगी। इधर आपका ह्रस्व आ जाएगा, इधर आपका पी आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। अब इधर हमने कहा है ह्रस्वी किस में परिवर्तन हो जाएंगी? या में परिवर्तन हो जाएंगी। किस में परिवर्तन हो जाएंगी? या में परिवर्तन हो जाएंगी। प्लस इधर क्या आ जाएगी? उसकी जो भिन्न स्वर होगी उसकी क्या आ जाएगी? मात्रा आ जाएगी। और बाकी यथास्थिति जैसे पद हो वैसे पद को लिख दिया जाता है, ठीक है ना। वैसे पद को लिख दिया जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप आपस में मिला देंगे, किसको? हर या को और प्लस ह्रस्व आ को, या को प्लस ह्रस्व आ को अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा तो हमें या प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? या प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा बात को समझिएगा, जब स्वर रहित दा होता है उसके बाद जब या आता है तो ये दोनों मिलाकर के विद्या वाले दा बनते हैं। ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? विद्या वाले दा बनते हैं। अब या आपका आ जाएगा प्लस इधर देखिएगा जो यथा स्थिति होगी वो ऐसे रख दिया जाएगा। अब इसको ऐसे रखने के बाद आप देखिएगा, बात को समझिएगा। अब इन दोनों को मिला देने से हमें विद्या वाला दा प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? विद्या वाला दा प्राप्त हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यद्यपि। क्या हो जाएगा? यद्यपि हो जाएगा, ठीक है ना। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर उसके बाद और एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने कह दिया आपके समझ से एकाध संधि और लिए से अध्यक्ष हो गया, अत्याचार हो गया। से अध्यक्ष अधि प्लस अच्छ होता है। क्या होता है? संधि से अधि प्लस अच्छ होता है। अध्यक्ष का क्या होता है? अधि प्लस अच्छ होता है। जैसे अत्याचार होता है अति प्लस आचार होता है। अति प्लस आचार। अत्याचार क्या होता है? अति प्लस आचार होता है। अब इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा अधि प्लस अच्छा आ जाता है तो यहाँ पे जब आप धा को स्वर रहित करेंगे, किसे? धा को स्वर रहित करेंगे। धा को जब आप स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ से ह्रस्व ई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ह्रस्व ई आ जाएगी। इधर ह्रस्व आ जाएगा, इधर आपका कच्छा वाला छा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कच्छा वाला छा आ जाएगा। अब ई किस में परिवर्तन होंगी? ई किस में परिवर्तन होंगी? ई या में परिवर्तन होंगी। प्लस इधर आपका ये स्वर आ जाएगा, प्लस इधर आपका छा आ जाएगा, प्लस इधर आपका क्या आ जाएगा? ए पद आपके आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ए पद आपके आ जाएंगे। अब इन संपूर्ण को अगर मिलाएंगे, आप क्या करेंगे? अगर संपूर्ण को अगर मिलाया जाए तो इन दोनों को पहले मिलाने का हम प्रयास अगर करेंगे तो हमें पूरा या प्राप्त हो जाएगा। प्लस ये धा स्वर रहित है। क्या है? धा स्वर रहित है। तो जब धा स्वर रहित है, धा को यहीं पर ऐसा रख दिया जाएगा, प्लस जो पाद वाला पद वो ऐसे आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा। आपका क्या पद बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। इधर देखिएगा अति प्लस आचार होता है। अब ता को स्वर रहित अगर आप करेंगे तो आपका ह्रस्व आ जाएगा, प्लस इधर दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा? चार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चार आ जाएगा। उम्मीद है सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर सभी लोग को समझ में आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में यस लिख करके भेजिएगा, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा ई का क्या हो जाएगा भैया? या हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, यानी स्वर रहित या हो जाएगा। इधर दीर्घ आ जाएगा, इधर पर चार आ जाएगा, ठीक है ना। इधर जो पहले वाला पद है ऐसे स्थिति में रख दिया जाएगा। पहले वाला पद क्या किया जाएगा? ऐसे स्थिति में रख दिया जाएगा। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को जब हम मिलान करेंगे, यानी इसका इसका, तो हमें पूरा या प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें पूरा या प्राप्त हो जाएगा। प्लस इधर देखिएगा आधा ता आ जाएगा, इधर आ है आ जाएगा, फिर प्लस चार आ जाएगा, अत्याचार आ जाएगा। हमारे सामने शब्द क्या आ जाएगा? अत्याचार आएगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए। चलिए अब देखिएगा दो एग्जाम्पल और लेते हैं। देवी प्लस आगमन,
नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, ठीक है ना। अब दीर्घ ई पे थोड़ा देख लेते हैं। इधर देखिएगा, जैसे आपका शब्द आता है देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, ठीक ना। उसके बाद आपका शब्द आता है नदी प्लस अर्पण, क्या आता है, नदी प्लस अर्पण। हम दीर्घी को देखने का प्रयास करते हैं। अब देवी प्लस आगमन में आप देखिएगा, देवी प्लस आगमन में देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। इधर देखिएगा, जब आप देवी में से वाह को स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ क्या आ जाएगी, दीर्घी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दीर्घी आ जाएगी, दीर्घी आ जाएगी। प्लस इधर आपका क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, प्लस आपका गमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गमन आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, आपका गमन आ जाएगा। और उसके बाद देखने का प्रयास करिएगा, हमने कहा है यदि ह्रस्व दीर्घी के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई किस में परिवर्तन हो जाती हैं, या में। तो यानी दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाएगा, आपका स्वर रहित या में। प्लस इधर क्या आ जाएगा, आपका दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, गमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गमन आ जाएगा। प्लस इधर देखिएगा स्वर रहित वा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्वर रहित वा आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि देवी का स्वर रहित वा आ जाएगा। अब इधर देखिएगा, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, आपस में मिलाप करेंगे, किनका, इन दोनों का। जब इन दोनों का आप मिलान करेंगे तो आपका या पूरा आ जाएगा। उसके बाद स्वर रहित वा है, स्वर रहित वा रखिएगा। उसके बाद दा पे एक मात्रा, दा के एक मात्रा रखिएगा, गमन जोड़ दीजिएगा। आपका जो शब्द प्राप्त हो जाएगा, देव्यागमन शब्द प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देव्यागमन शब्द प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके हम नदी प्लस अर्पण को देखते हैं। नदी प्लस अर्पण का क्या होगा, जैसे देखिएगा, जब आप दा को स्वर रहित करेंगे उसके बाद आपका दीर्घी आ जाएगा। उसके बाद आपका ह्रस्व आ जाएगा, प्लस इधर जो पूर्व का पद होगा, पूर्व का पद ऐसे यथा स्थिति रख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ई का परिवर्तन याम हो जाएगा। ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, याम हो जाएगा। प्लस ह्रस्व आ जाएगा, प्लस अर्पण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अर्पण आ जाएगा, प्लस आपका नद्दा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला करके, अभी इन दोनों को अगर आप मिला देंगे अच्छे से, क्या करेंगे, अच्छे से मिला दिया जाएगा तो हमें या प्राप्त हो जाएगा। या प्राप्त हो जाएगा, प्लस इधर देखिएगा ये प्राप्त पद है, आपका ये प्राप्त पद है। यानी कि पूर्व का पद उत्तर का पद आप रख देंगे, ऐसा स्थिति। और हमने बताया है यदि स्वर रहित दा के बाद या आता है तो हमें विद्या वाला दा प्राप्त होता है। हमने क्या बताया है कि स्वर रहित, क्या बताया हमने, स्वर रहित, स्वर रहित दा के बाद या आता है तो हमें विद्या वाला क्या प्राप्त होता है, दा प्राप्त होता है। विद्या वाला क्या प्राप्त होता है, दा प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, स्वर रहित दा के बाद क्या आ रहा, या आ रहा। क्या आ रहा, या आ रहा है तो हमें क्या प्राप्त होगा, विद्या वाला दा प्राप्त होगा। इन दोनों से मिलाने के, इन पद को मिलाने से हमें विद्या वाला दा प्राप्त होगा। यानी ये हो जाएगा नद्यार्पण हो जाएगा। आपका शब्द क्या प्राप्त हो जाएगा, नद्यार्पण शब्द प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला नियम आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नियम नंबर 1 समझ में आ चुका होगा। अब नियम नंबर हम 2 की तरफ बढ़ेंगे, नियम नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। नियम नंबर 2 देखिएगा, ठीक है ना, अगले पेज पे। यण स्वर संधि का नियम नंबर 2, देखिएगा। नियम नंबर 2 किसका है, यण स्वर संधि का। किसका है, यण स्वर संधि का। नियम नंबर 2 यण स्वर संधि का। यहाँ नियम नंबर 2 में क्या आता है, यदि यदि उ के बाद, यदि उ के बाद कोई भिन्न स्वर योग करता है तो उ किस में परिवर्तन हो जाता है, वा में परिवर्तन हो जाता है। यानी ह्रस्व उ के बाद या दीर्घ उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर आए तो, ठीक ना, भिन्न स्वर आए तो उ किस में परिवर्तन हो जाता, उ वा में परिवर्तन हो जाता है। स्वर स्वर रहित वा में परिवर्तन हो जाता है। प्लस जो भिन्न स्वर आएगा उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा। प्लस जो भिन्न स्वर आएगा उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। ये पहले आपको हमने समझा ही दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यानी कि ह्रस्व दीर्घ ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर योग करता है, ह्रस्व दीर्घ ऊ किस में परिवर्तन हो जाता है, वा में परिवर्तन
हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? वा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने कहा नी प्लस ऊन, हमने कहा नी प्लस ऊन, बी प्लस ऊ। जैसे हमने कहा नी प्लस ऊन, उसके बाद हमने कह दिया बी प्लस ऊ। क्या कह दिया? बी प्लस ऊ। अब इन दोनों का आप लोग संधि बताइएगा, कैसे संधि होगी, किस तरीके होगा, किस तरीके नहीं होगा, बताने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, बात को समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ना को आप स्वर रहित कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या प्राप्त हो जाएगा? रुक जाइए, गड़बड़ हो गया है क्या कुछ? हाँ गड़बड़ हो गया है, इसको नहीं लेना है। ठीक, हटा दीजिए इसे थोड़ा, क्योंकि ए ई ई वाला है नियम। कौन सा है? ई ई वाला नियम है, इसको हटाइएगा थोड़ा 1 मिनट के लिए, क्योंकि पिछले वाले नियम पे बैठ रहा है ना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका शब्द हो गया, मान लीजिए जैसे मधु प्लस आलय हो गया, आपका शब्द आया हुआ यूपीएसआई में मधु प्लस आलय। क्या है? मधु प्लस आलय। क्या आएगा? मधु प्लस आलय आ गया आपका शब्द। यहाँ पे देखिएगा, मधु प्लस आलय में यहाँ देखने का प्रयास करते हैं, यानी कि जब आप धा को स्वर रहित करेंगे, आपके समझ क्या आ जाएगा? ह्रस्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ह्रस्व आ जाएगा। इधर आपका आ जाएगा दीर्घ आ जाएगा, प्लस लय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लय आ जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, हमने आपसे बताया है कि अगर उ ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उ ऊ किस में परिवर्तन हो जाता है? वा में। किस में परिवर्तन हो जाता है? स्वर रहित वा में। इधर आपका दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर लय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लय आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है ना। और हमने कहा है जो भिन्न स्वर आएगा उसकी क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। अब इन दोनों को आपस में अगर जोड़ दिया जाएगा तो हमें क्या? पूरा वा प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वा प्राप्त हो जाएगा। और आपका आधा धा हो जाएगा, इधर आधा माँ आ जाएगा आपका, और लय, मध्यवालय। आपका शब्द क्या प्राप्त हो जाएगा? मध्यवालय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा? मध्यवालय प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे और शब्द लेने का प्रयास करते हैं, जैसे आपका स्वागत हो गया, स्वागतम हो गया। ठीक है ना, स्वागत हो गया या स्वागतम हो गया। इधर देखिएगा, स्वागत एक शब्द हम ले रहे हैं, स्वागत, या स्वागतम भी आता है, स्वागतम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगतम होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, सु प्लस आगतम, जब आप सा को स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ क्या आ जाएगा? ह्रस्व आ जाएगा, प्लस इधर दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर इधर गतम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गतम आ जाएगा ना। ठीक है, क्या आ जाएगा? गतम आ जाएगा। अगर गतम आ जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा ऊ का क्या हो जाएगा? ऊ का क्या हो जाएगा? ऊ का वाह हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा? स्वर रहित वाह हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा। इधर देखिए क्या आ जाएगा? जैसा स्थिति होगी वैसी स्थिति रख दिया जाएगा। और प्लस इधर क्या रख दिया जाएगा? स्वर रहित दंतसा, स्वर रहित दंतसा रख दिया जाएगा। अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा, किसको? इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाएगा, हमें पूरा वा प्राप्त होगा। ये स्वर रहित क्या था? सा था। स्वर रहित सा यहाँ पे रख दिया जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? गतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वागतम। स्वागतम भी आपका पूछा जाता है या स्वागत भी पूछा जाता है। तो स्वागतम अगर रहेगा तो सु प्लस आगतम हो जाएगा, अगर स्वागत रहेगा तो सु प्लस आगत हो जाएगा ना। जैसी स्थिति बनेगी वैसी स्थिति करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द आप देखिएगा बहुत प्यारा, कई बार यूपीएसआई यूपी पुलिस में आ चुका है, इसे हटाते हैं थोड़ा। जैसे एक शब्द बहुत बार आया हुआ, अनुप्लसेषण होता है। क्या होता है? अनुप्लसेषण होता है। क्या होता है? अनुप्लस एषण। क्या आता है? अनुप्लस एषण आता है। इसका देखिएगा, देखिएगा जब आप ना को स्वर रहित करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ह्रस्व आ जाएगा, प्लस ए आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? आपका क्षण आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप जानते हैं ए की मात्रा क्या होती है, तो ए की मात्रा क्या होती है? यही आपकी एक मात्रा होती है। हमेशा जब भी किसी स्वर की मात्रा लगती है, किसी स्वर, क्योंकि
जब भी किसी पद के बाद या किसी वर्ण के बाद कोई स्वर आता है, किसी स्वर की मात्रा लगानी होती है, तो देखिएगा इधर देखिएगा आपका क्या था, वा स्वर रहित था और जिसकी मात्रा आएगी उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। अब ए आ रहा है, कोई भी वर्ण आएगा तो क्या लग जाएगी, उसकी मात्रा लग जाएगी। अब आपका ए आ रहा है तो ए क्या होगा भैया, मात्रा लग जाएगी। यानी कि ऊ किस में परिवर्तन होगा, वा में परिवर्तन होगा, प्लस इधर देखिएगा ए, और ए की क्या लगेगी, मात्रा लगेगी, ए की क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। अब बाकी जैसे पद है वैसे पद को रख दिया जाए, जैसे पद है वैसे पद को क्या किया जाए, रख दिया जाए। अब एक इस पे मात्रा लगेगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। प्लस इधर अन्न है तो क्या हो जाएगा, इधर अन्वेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। बाकी पद आप समझ ही रहे हैं, मिला देंगे क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ठीक है, और कुछ शब्द देखने का प्रयास करते हैं, उम्मीद समझ में आ चुकी होंगी इतनी बातें। ठीक है ना, जैसे आपका एक शब्द आता है मधु प्लस आलय आता है, क्या आता है, मधु प्लस आलय आता है एक शब्द आपका, मधु प्लस आलय आता है, क्या आता है, मधु प्लस आलय आता है। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे मधु प्लस आलय में, जब आप धा को स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा आपका, दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा आपका, लय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लय आ जाएगा। और हमने आपसे बताया है ऊ किस में परिवर्तन होगा, वा में, ऊ किस में परिवर्तन होगा, वा में। इधर क्या आपका आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा आपका, लय आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा। ठीक है ना, अब इधर देखिएगा, समझिएगा, देखने का प्रयास करिएगा। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, पूरा वाह हो जाते हैं। ठीक है, प्लस ये स्वर रहित धा है तो स्वर रहित धा को ऐसे जोड़ दीजिए, प्लस इधर माँ आ जाएगा, आपका माँ हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा मध्यवालय। आपका शब्द क्या प्राप्त हो जाएगा, मध्यवालय प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्यवालय प्राप्त हो जाएगा। इतना आप लोग शॉर्ट स्क्रीन बनाइए। ठीक है, उम्मीद है, देखिए अनु प्लस ऐषण अन्वेषण हो जाता है, मध्य प्लस आलय मध्यवालय हो जाता है, क्या हो जाता है, मध्यवालय हो जाता है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वधु प्लस आगमन होता है, एक शब्द और देखिएगा, वधु प्लस आगमन होता है, यहां देखने का प्रयास करिएगा, वधु प्लस आगमन। जैसे वधु प्लस आगमन आता है, क्या आता है, वधु प्लस आगमन आता है। ठीक ना, वधु प्लस आगमन आता है। तीसरे देखिएगा, जब आप धा को स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, आपके समझ क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। इधर प्लस दीर्घ आ जाएगा, और इधर इसको हटा देते हैं थोड़ा, एक मिनट के लिए। ठीक है ना, इधर देखिएगा आपका दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, गमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गमन आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब दीर्घ के बाद कोई भी भिन्न स्वर देखिए क्या योग कर रहा है, दीर्घ के बाद आपका योग कर रहा है क्या, दीर्घा योग कर रहा है, क्या योग कर रहा है, दीर्घा योग कर रहा है। उसके बाद उ दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाएगा, आपका दीर्घ वा में परिवर्तन हो जाएगा, किस में हो जाएगा, वा में परिवर्तन हो जाएगा। इधर दीर्घ आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका, गमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गमन आ जाएगा। इधर क्या आपका हो जाएगा, जो पद होगा आपका पूर्व का पद ही रख दिया जाएगा। अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा, आपका पूरा क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। प्लस ये बाद वाले पद को रख देंगे, क्या हो जाएगा, पूरा बाद वाला पद हो जाएगा। इधर जो पहले वाला पद है पूर्व का पद, उसे भी ऐसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वध्वा गमन, क्या हो जाएगा, वध्वा गमन। ठीक है ना, आपका शब्द कौन सा प्राप्त हुआ, वध्वा गमन हुआ। ठीक है, मध्वालय हुआ, वध्वागमन हुआ। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब नियम नंबर 3 पे चलने का हम प्रयास कर रहे हैं, नियम नंबर 3 पे। ठीक है ना, अब इधर देखिए कि नियम नंबर 3 देखने का प्रयास करते हैं। नियम नंबर, यण और संधि का कौन सा नियम देखेंगे, तीसरा नियम नंबर
तीसरा देखने का प्रयास करेंगे। क्या देखने का प्रयास करेंगे? तीसरा नियम। यानी तीसरा नियम कहता क्या है, ठीक ना? यदि री के बाद, क्या भैया, यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, किसके बाद? री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आए, तो किसके बाद? री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री किस में परिवर्तन हो जाता है? स्वर रहित रा में। किस में परिवर्तन हो जाता है? स्वर रहित रा में। और जो भिन्न स्वर आएगा उसकी क्या लग जाएगी? मात्रा। क्या लग जाएगी? मात्रा। यानी कि रा के बाद कोई, यानी री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री किस में परिवर्तन हो जाती है? रा में। री किस में परिवर्तन हो जाती हैं? रा में। किस में परिवर्तन हो जाती हैं? रा में परिवर्तन हो जाती हैं। उम्मीद इतनी बातें से हमने कहा मातृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, सबने कहा मातृ प्लस आज्ञा, और एक शब्द ले लिया पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश हो जाएगा ना। ठीक है, इधर देखिए मातृ प्लस आज्ञा हो गया, ठीक है, इधर भी मातृ हो गया, पितृ कर लीजिए, पितृ प्लस आज्ञा इधर कर लीजिएगा, ठीक है ना। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आदेश हो गया, ठीक है ना। अब इधर समझने का प्रयास करते हैं मातृ प्लस आज्ञा में। इधर देखिएगा जब आप माँ पूरा लिखेंगे, ता को स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? आपका दीर्घ आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? आपका ज्ञा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका ज्ञा आ जाएगा। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्याएं नहीं हो रही होंगी, ठीक है, मेरी बात को समझ चुके होंगे आप लोग। अब इधर देखिएगा जब आपका री आ गया, और हमने नियम में क्या बताया है आपसे कि यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, किसके बाद? री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। अब इधर देखिएगा री के बाद क्या आ रहा है? आपका दीर्घ आ रहा, क्या आ रहा? दीर्घ आ रहा है। और री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है, री किस में परिवर्तन हो जाती है? स्वर रहित रा में। स्वर रहित रा में परिवर्तन हो जाती हैं, प्लस जो भिन्न स्वर आता है उसकी क्या लग जाती है? मात्रा लग जाती है। और इधर जैसी स्थिति वैसे रख दिया जाएगा, जैसी स्थिति है वैसे रखने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, यानी कि इन दोनों को जब आपस में जोड़ दिया जाएगा तो हमें पूरा रा प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? रा प्राप्त हो जाएगा। इधर पूरा ज्ञा हो जाएगा आपका, इधर पूरा ए स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और इधर थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा, जब स्वर रहित ता होता है उसके बाद रा मिलाया जाता है, हमें क्या प्राप्त होता है? त्रा। क्या प्राप्त होता है? त्रा प्राप्त हो जाता है। और इधर देखिए जो आपकी स्थिति बन रही है, स्वर प्लस रा है, उसके बाद स्वर प्लस ता है, उसके बाद रा आ रहा है। अब अगर रा आएगा तो इन दोनों को मिला करके हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इस तरीके ए स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके ए स्थिति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जब आप पढ़ते होंगे संयुक्त व्यंजन में, किसमें? संयुक्त व्यंजन में स्वर रहित रा के बाद, स्वर रहित ता के बाद क्या आता है? रा आता है, क्या बन जाता है? त्रा बन जाता है। स्वर रहित ता के बाद रा आता है, क्या बन जाता है? त्रा बन जाता है। तो यहाँ भी यही स्थिति प्राप्त होगी, यानी कि इन दोनों को मिलाने के बाद, किनको? इन दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? त्रा प्राप्त हो जाएगा, प्लस इधर जो स्थिति है वैसे रख दिया जाएगा, और इधर देखिएगा क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इधर देखिएगा फिर इसे समझने का प्रयास करते हैं, इसे देखने का प्रयास करते हैं। इधर देखिएगा पितृ प्लस आज्ञा में, इधर आप देखिएगा जब पितृ में से ता को स्वर रहित करेंगे आपको क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? री प्राप्त हो जाएगा। इधर दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा? ज्ञा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ज्ञा आ जाएगा। अब री किस में परिवर्तन हो जाएगा? री किस में परिवर्तन हो जाएगा? रा में। स्वर रहित रा में परिवर्तन हो जाएगा। इधर दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा? आपका ज्ञा आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा? आपका पितृ वाली स्थिति आ जाएगी। अगर आपको दिक्कत हो रही हो, समस्या हो रही हो समझने में, तो पहले इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए। किसको? इन दोनों पदों को पहले क्या करिए? ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। स्वर रहित ता और रा को आपस में पहले इन्हीं दोनों पदों को ऐड कर दीजिए। तो आप जब इन पदों को ऐड करेंगे तो यानी स्वर रहित रा और ता मिलेगा तो ये आपका त्रा स्वर रहित हो जाएगा।
प्लस इधर आपका आ जाएगा दीर्घ आ, प्लस इधर क्या आ जाएगा आपका ज्ञ। ठीक है ना। अब इन सबको अगर मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा पित्राज्ञ। क्या हो जाएगा? पित्राज्ञ हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? पित्राज्ञ हो जाएगा। ठीक है ना। उधर देखिएगा मात्र, मात्र प्लस आदेश में देखिएगा, यहाँ देखिएगा जब आप ता को स्वर रहित करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। उसके बाद आपका सामने क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा? देश आ जाएगा, मात्रा देश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देश आ जाएगा। ठीक है ना। इधर देखिएगा उसके बाद रा का आपका री का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। री का क्या हो जाएगा? स्वर रहित रा हो जाएगा। अब री का स्वर रहित रा हो जाएगा, प्लस इधर दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा? देश हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा? जैसी स्थिति होगी वैसी रख दिया जाएगा। अब इन तीनों को अगर आपस में इसको तीनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये पूरा त्रा बन जाएगा, मात्रा देश हो जाएगा। जैसे पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति हो जाएगा, आपका एक शब्द आएगा। ठीक है ना। इतना आप शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है। यानी कि आपका जो यण संधि का तीनों नियम था, यानी कि ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, फिर से समझिएगा, ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ह्रस्व दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाती हैं? किस में परिवर्तन हो जाती हैं? या में। किस में परिवर्तन हो जाती है? या में परिवर्तन हो जाती हैं। ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ह्रस्व दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाता है? वा में परिवर्तन हो जाता है। और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, री रा में परिवर्तन हो जाती हैं। यह किसका नियम है? यण स्वर संधि का नियम है। किसका नियम है? यण स्वर संधि का नियम है। आपकी परिभाषा भी पूछी जाती है, यदि ह्रस्व दीर्घ के बाद, यदि ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, या ऐसी परिभाषा एक बार बनी है, ह्रस्व दीर्घ के बाद, ह्रस्व दीर्घ के बाद और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर योग करता है, ध्यान सुनना, ह्रस्व दीर्घ के बाद, ह्रस्व दीर्घ के बाद और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर योग करता है तो ह्रस्व दीर्घ या में परिवर्तन, ह्रस्व दीर्घ वा में परिवर्तन और री का रा में परिवर्तन हो जाता है। तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? तो हमें यण स्वर संधि प्राप्त होती है। कौन संधि प्राप्त होती है? यण स्वर संधि प्राप्त होती है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी और इतना आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। ठीक ना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपका देखिएगा यण स्वर संधि आपका समाप्त हो गया है। अगले क्लास में हम आयात स्वर संधि पे चर्चा करेंगे। आयात स्वर संधि पढ़ने के बाद उसके बाद आपका जो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद गुण स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। उसके बाद वृद्ध स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हमने यण स्वर संधि को देखा, अच्छे से परखा है, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है ना। अगली जो आपकी संधि होगी वह होगी, कौन सी संधि होगी? आयात स्वर संधि होगी। उसके बाद फिर हम व्यंजन स्वर संधि पे, व्यंजन संधि पे हम चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? व्यंजन संधि पे चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छे से 22-23 नियम होते हैं, सभी नियमों पे बाखूबी चर्चा करते, बारीक बारीक चीजों को, बारीक बारीक पहलू को हम देखते हुए चलेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को उसके बाद हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपकी पूरी संधि समाप्त हो जाएगी। और जो भी विद्यार्थी गण नए जुड़ रहे हैं वो शुरुआत से लेकर के अंत तक प्लेलिस्ट में पूरी क्लास पड़ी हुई है। जब शुरुआत से लेकर के आप अंत तक क्लास को जोड़ के देखें, क्योंकि हिंदी क्या होती है, एक दूसरे को रिलेट होती है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। और कुछ पार्ट उसमें पढ़ाएंगे, कुछ पार्ट अगले वीडियो में, क्योंकि एक क्रमवत पार्ट आपका चल रहा है, संपूर्ण व्याकरण चल रहा है और फ्री क्लास है आपकी। संपूर्ण व्याकरण क्या है? फ्री क्लास है। तो जब आप क्रमवत क्लास को देखेंगे, बाखूबी क्लास को अच्छे तरीके देखेंगे तो बाखूबी आपको समझ में आएगा। और बीच बीच में देखेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। और जो नए लड़के जुड़े होंगे, नए विद्यार्थीगण जुड़े होंगे, वो क्या करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने जो मित्र हित होंगे उनके पास आप इस वीडियो को संप्रेषित कर देंगे, यानी शेयर कर देंगे। ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।